एक सुरक्षित भविष्य के लिए बुनियादी शिक्षा का होना अति आवश्यक है। उससे भी ज़्यादा बेहद ज़रूरी है एक अच्छे मार्गदर्शन का, एक अच्छे कैरियर प्लानिंग का। नमस्कार, मैं मयंक शर्मा, दूरदर्शन के सभी दर्शकों का आज के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है करियर प्लानिंग। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बतौर अतिथि हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हामिद खान सर के बारे में बता दूं, सर एक एजुकेशन एक्सपर्ट्स है और यहाँ के सिविल सर्विस के बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित संस्थान के वे डायरेक्टर भी हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत नमस्कार सर। हम आज की चर्चा को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सतही से, कि हम अगर किसी भी विषय का चुनाव करना है और एक अच्छे करियर की तरफ बढ़ते हैं तो क्लास 10th को हम बेस मान के चलते हैं। बिल्कुल। तो सर 10वीं के बाद हम ऐसे कौन से विषय का चुनाव कर सकते हैं? जी देखिए, 10वीं हमारे देश में आधारभूत माना जाता है। 10वीं के बाद बच्चों की मानसिकता जो सामान्य है कि हमें साइंस या फिर इंजीनियरिंग, मतलब मेडिकल या इंजीनियरिंग साइड में जाना है जी। बट अभी मुझे लगता है लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं जहां पर बच्चे को और भी देखना चाहिए। लेकिन बड़े पैमाने पर देखा जाए तो मेडिकल और इंजीनियरिंग, मतलब साइंस बैकग्राउंड के लिए ज़्यादा विकल्प नज़र आते हैं और ज़्यादा उनके लिए विकल्प हैं तो ऑब्वियसली बच्चे अट्रैक्ट उधर ज़्यादा होते हैं। फिर आप देखें उनकी कोचिंग की सुविधाएँ भी ज़्यादा हैं, तो बच्चे को डेफिनेटली, मेरा मानना है, यदि सब कुछ ठीक है, उनका मैथ्स और साइंस अच्छा है, तो उन्हें डेफिनेटली मैथ्स और साइंस लेके आगे बढ़ना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि 12th के बाद आपके पास साइंस और मैथ्स वालों के लिए ज़्यादा दरवाजे खुले हुए हैं, मतलब इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस वजह से वो अपने सब्जेक्ट चेंज ना करें। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं IAS की तैयारी कर रहे हैं तो 10th के बाद उन्हें लगता है कि सर हमें क्यों ना आर्ट्स ले लें, तो वो एक गलत फैसला है, क्योंकि साइंस और मैथ्स से आपके दरवाजे और भी खुले रहते हैं। प्लस साइंस और मैथ्स पढ़ना आजकल हर जगह ज़रूरत है आपको। मैथ्स मतलब बिना कॉम्पिटिशन के, आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स चाहिए। सो मेरा मानना है कि 10th के बाद हाँ, एक जो सबसे कॉमन चीज़ होनी चाहिए वो है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को पढ़ना। जैसे एक अखबार मिनिमम पढ़ना चाहिए, 10th के बाद से शुरू हो जाना चाहिए। वैसे तो हमने अपने टाइम में 6वीं से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। सो मुझे लगता है ये एक बेसिक चीज़ है कि सब्जेक्ट का चुनाव इस आधार पर किया जाए कि मान लो मेरा मैथ्स बहुत पुअर है और मुझे लगता है कि 11th-12th में भी मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर तो उसको ज़बरदस्ती खींचने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मैथ्स और साइंस थोड़ा भी ठीक है तो उन विषयों को ना छोड़ा जाए, ये मेरी सलाह है। जी सर, एक दूसरा पड़ाव आता है क्लास 12th का। 12th के बाद अगर मैं अधिकतम बच्चों को देखूं तो कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई IIT JEE की तैयारी कर रहा है। दोनों कंपटीशन एग्जाम है बिल्कुल, लेकिन सर सफल कुछ लोग ही होते हैं और कुछ लोग असफल होते हैं। ठीक बात। तो सफलता, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, और असफलता के बाद अगर कोई डिप्रेशन में चले जाए तो उसकी रिकवरी कैसे की जाए? बहुत बढ़िया। इसमें दो लोगों का बड़ा योगदान है, एक तो पेरेंट्स हैं और दूसरे हैं टीचर्स। ये दोनों मिलकर बच्चे को संभाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चे के ऊपर लोड ना दिया जाए। आज भी अखबार में मैंने पढ़ा कि एक बच्चा कोटा में सुसाइड का उसने प्रयास किया। सो वो एक बड़ी चुनौती है यदि हम देखें पढ़ाई के सेंस में, कि टीचर यदि हम संभाल नहीं पा रहे हैं बच्चों को। दूसरी चीज़, जो सफल बच्चे हैं तो वो तो ठीक है, उनको इंजीनियरिंग का रास्ता मिल गया या मेडिकल का रास्ता मिल गया, लेकिन जो बच्चे नहीं सफल हो पाए तो क्या हम शिक्षकों में इतनी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें और रास्ता दिखा पाएं? तो इसका मतलब और भी रास्ते हैं, हम उनकी जानकारी नहीं रखते इसलिए हम उनको नहीं दिखा पाते। जैसे शू डिज़ाइनिंग का एक कोर्स है, बिल्कुल नीचे लेवल से शुरू करो, लेकिन वो बहुत अच्छा कोर्स है। फिर निफ्ट का कोर्स है, फिर NID है जिसमें डिज़ाइनिंग के लिए जाते हैं अहमदाबाद, बैंगलोर, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, होटल मैनेजमेंट है, फिर 10th लेवल पर डिप्लोमा में, क्योंकि आज स्किल्स की ज़रूरत है। बिना स्किल्स के कोई टिक नहीं सकता कि डिग्री ले और हमें नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो स्किल्स वाले कोई भी काम वो करके अपना ग्रेजुएशन उसमें पूरा कर सकता है। और मुझे लगता है प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ऑफ़र किए जा रहे हैं, और वैसे भी भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों स्किल्स पर काफ़ी काम कर रही है। तो 12th के बाद उनके पास एक करियर होता है, बैंकिंग, SSC में जा सकते हैं वो 12th के बाद। दूसरा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। तीसरा उन्हें लगता है कि नहीं इधर भी नहीं जाना है तो जर्नलिज्म, मीडिया अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है, वहाँ जा सकता है। फिर कुछ नहीं हुआ तो स्टार्टअप, या फिर उसके पास एग्रीकल्चर की अपने आप में बड़ी दुनिया है, एग्रीकल्चर में भी यदि कोई इंटरेस्टेड है तो। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज़ इतने सारी हैं कि उनमें कहीं ना कहीं छोटे मोटे सप्लायर की हमेशा ज़रूरत है, लेकिन उन बच्चों के पास जानकारी नहीं है। इसलिए वो बच्चा क्या सोचता है कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर, इसके अलावा मेरे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं।
तो यहाँ जाके बच्चा फंसता है। तो मुझे लगता है कि बच्चे को 10th के बाद ही हम गाइड करना शुरू कर दें, ताकि 12th में आते आते उसे क्लियर हो कि मान लो डॉक्टर नहीं बना, देन व्हाट, मेरे पास सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, तो एटलीस्ट उसे विकल्प पता होंगे। और हो सकता है कि वो 11th-12th से ही सही चुनाव कर ले कि मुझे नहीं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, मुझे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जाना है, तो वो फॉरेस्ट की तैयारी करेगा जी। तो इस तरह से प्लान किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षण में जो लगे हुए हैं टीचर्स, स्कूल, कॉलेज, उनकी जिम्मेदारी, और सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, मेरा ऐसा मानना। सर कंपटीशन एग्जाम तो डेफिनेटली हो रहे हैं जी, ट्रेंड अलग है जी, सबकी स्ट्रेटजी एक ही होती है जी, चाहे आपको नीट निकालना हो, चाहे आपको जेई निकालना हो, आप एक ही ढर्रे पे पढ़ाई करेंगे बिल्कुल। तो सफल होने के लिए किसी फील्ड में आप क्या करेंगे, आपका क्या माइंड मेकअप होना चाहिए उसके? ठीक है, देखिए हर एग्जाम की अपनी एक प्लानिंग होती है, जैसे आपने कहा स्ट्रैटेजी सबकी कॉमन है जी, और रणनीति ही किसी बड़े युद्ध में हमको जीत दिलाती है। हथियार तो होते ही हैं, रणनीति ज़्यादा मायने रखती है। तो सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और इसके बाद उन विषयों को प्रायोरिटाइज करें जिनमें वो बच्चा कमज़ोर है। जैसे कोई बच्चा है, उसको इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है और मैथ्स भी पढ़ना है, मान लो उसका इतिहास कमज़ोर है, तो इतिहास पे वो ज़्यादा टाइम देना शुरू करे, क्वेश्चन के पैटर्न को वो पकड़े, ये देखे कि अब इसमें क्या पूछा गया और क्या आ सकता है, प्लस सेल्फ नोट्स बनाने की आदत होनी चाहिए हमें, और हमेशा हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करें किसी भी एग्ज़ाम में। जैसे आज हम बात करें नीट जेई की बात करें, CUET की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस होते हैं, या हम CGPSC की बात करें, SSC बैंकिंग या UPSC, इन सभी में बेसिक्स हैं NCERT जी। तो हमें ये देखना होगा कि क्या बच्चा NCERT पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, देन उसकी स्ट्रैटेजी में फॉल्ट है, तो उसे कम से कम NCERT के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है बेसिक रणनीति में सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बड़ा योगदान है, प्लस भविष्य में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर वो थोड़ा शोध कर सकता है। सर आफ्टर ग्रेजुएशन एक बड़ा इशू आता है जॉब का इशू जी, और जॉब के लिए ज़रूरी होता है कि आपको अपने एकेडमिक पे, आपने जिसमें ग्रेजुएशन की उसमें आप एक्सपर्टीज हो आपकी जी। अगर कोई विद्यार्थी उसमें भी अच्छा मतलब एक अपना योगदान नहीं दे पाया, तो उसके लिए काउंसलिंग कैसी होनी चाहिए उनकी? ठीक है, हमारे देश में आज भी एक अच्छी चीज़ कह लें या नेगेटिव चीज़ कह लें, दोनों पार्ट में आता है कि हमारे यहाँ ग्रेजुएशन के किसी भी डिग्री के कारण हमें जॉब नहीं मिलती, मतलब ग्रेजुएशन के बेस पर जॉब नहीं मिलती। तो ये बुराई का भी पक्ष है और अच्छाई भी है। अब इसके लिए क्या करना होगा, या तो मैं कोई एंट्रेंस फॉलो करूँ, या फिर मैं किसी स्किल वाले जॉब में आऊँ कि मेरे अंदर कोई स्किल है फिर मुझे जॉब मिले। तो जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके फेलियर के बाद उनके पास एक रास्ता जो बहुत मजबूत है कि मैं क्या स्किल्ड बेस पर आगे बढ़ सकता हूँ। देखिए मेरा मानना है भारत में जॉब की कमी तो नहीं है। आज नीति आयोग भी कंप्लेन करती है कि हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी का इशू है, मतलब हमारे पास एम्प्लॉयबल बच्चे ही नहीं है। जैसे मेरी कोचिंग में अभी 5 पोस्ट वैकेंट है, बट छत्तीसगढ़ में हमें नहीं मिल रहे हैं। हमें डिज़ाइनर चाहिए, वीडियो एडिटर चाहिए, साउंड इंजीनियर चाहिए, ये सब जॉब हैं आज हमारे यहाँ पर, बट इसके लिए लोग नहीं है। बिल्कुल सर। तो क्यों ना हम हालांकि अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो बैकअप दे दिया गया है कि स्कूल कॉलेज नीचे से ही लेकर वो तैयारी शुरू करें, जो इंडस्ट्री ड्रिवन सिलेबस है उसकी बात हो रही है और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो खैर कॉलेज जाने वाला बच्चा किसी जॉब के लिए डायरेक्ट नहीं जा सकता, फ्रेंकली स्पीकिंग, या तो उसे एंट्रेंस देना पड़ेगा या उसके अंदर कोई स्किल है तो प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर सकता है। सर आपने जैसे मैथ्स और साइंस की बात की जी, तो उस पर एक सवाल ये आता है कि जब हम मैथ्स और साइंस की बात करते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं जी, तो क्या उनके लिए कोई चांसेस है कि उनके लिए कोई करियर बन सकता है वहाँ पे? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया सवाल है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें लगातार इस बारे में ही फोकस किया गया कि एक बच्चा मैथ्स और इतिहास दोनों पैरेलली पढ़ सकता है जी, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, ह्यूमैनिटीज़ को बेस बनाकर एज सच कोई करियर स्पेशल नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ ले ले तो अलग बात है, अदरवाइज मैथ्स और साइंस वालों के लिए अलग से करियर बना हुआ है। अब ह्यूमैनिटीज़ कोई 10th से ही लेकर सोचे कि मैं ह्यूमैनिटीज़ में ही आगे बढ़ूं और मुझे जॉब मिल जाएगी, तो फिलहाल ऐसा नहीं है। तो लेकिन मेरा मानना है कि ह्यूमैनिटीज़ को लेकर जैसे DU है या JNU की बात करें, वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे आगे बढ़ते हैं रिसर्च में। जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, टेस्ट की बात करें मुंबई की, तो वहाँ बच्चा जाता है, फिर वो NGO में इन्वॉल्व होता है, वो सोशल एक्टिविस्ट बन जाता है, सोशल वर्क में लगता है, CSR प्रोजेक्ट में जुड़ता है। तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए सारे रास्ते हैं जहाँ बच्चा अपना
परफॉर्मेंस दे सकता है। मतलब ऐसा गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी ना हो कि वहाँ मिले, लेकिन उसके ये सारे रास्ते हैं। सोशल विंग में वो काफ़ी ज़्यादा काम कर सकता है। यूनिसेफ, UNDP, UNEP और भी यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वो ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो लोग उन सब्जेक्ट्स की डिमांड करते हैं। जी सर, एक तरफ हम लोग हिंदी भाषी राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं जी, और जहां रोजगार की बात आती है तो हमको बोलते हैं कि नहीं, इंग्लिश आनी चाहिए जी, हिंदी भाषी जो विद्यार्थी है वो परफॉर्म नहीं कर पाए जी, जी। तो क्या ऐसे कुछ चुनौतियां हैं या कोई समाधान है इसमें? बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है भाषा को उस स्तर पर देखना चाहिए कि मैं दूसरों तक अपनी बात समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। मान लो मैंने IIT से कोर्स किया है और मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, और कल को मेरी जॉब लग गई जापान में, जहाँ पर चाइनीज़ व्यक्ति भी होगा, इंडियन भी होगा और दूसरे भाषी क्षेत्र के लोग भी होंगे, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस भाषा को मैं सीख लूँ। तो बात हिंदी और इंग्लिश की नहीं है, बात है मैं अपनी बातों को सामने रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा रहा हूँ। इसलिए भाषा के इस संघर्ष को छोड़ के मुझे लगता है ये देखने की ज़रूरत है कि मुझे दोनों लैंग्वेज आ रही है या नहीं आ रही है। और अब इस तरह के गैजेट्स आ गए हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सेकंड्स में लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, और आपको पता है कि एक स्विच दबाइए, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का तमिल, तमिल का मराठी पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि भाषा को लेकर जो द्वंद्व है उसे रोक कर ये देखा जाए कि प्रैक्टिकली मैं परफॉर्म कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इसलिए भाषा सीखी जाए और बच्चों को 2 से 3 भाषा सिखाई जाए। और वर्ल्ड में उन बच्चों की डिमांड ज़्यादा है जिनको एक से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारे राष्ट्र के लिए सम्मान की भाषा है, तो उसका स्थान सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। उसे ऊपर रखें, उसके नीचे 2-3 लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। जी सर। दर्शकों, इसी बीच लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और लौटते हैं फिर से चर्चा में। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार स्वागत है और हम फिर से लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ। सर, बात चल रही थी करियर के विकल्प को लेकर के। जी। यूँ तो आफ्टर कंप्लीशंस ऑफ ग्रेजुएशन हमारे पास बहुत से करियर विकल्प होते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी को यही नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है। वो उनको जब उनको याद आता है कि मुझे कुछ करना है, उसमें एक वक्त निकल जाता है। जी, बिल्कुल। तो वो अपने करियर को चुने कैसे कि मुझे क्या करना है, वो कैसे पहचानेंगे? जी, इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाए। बिल्कुल। अभी जैसे दुर्ग में हेमचंद विश्वविद्यालय है जी, वहाँ पर उन लोगों ने MOU किया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे पाथाइस एकेडमी के साथ। हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम उन बच्चों को जागृत कर रहे हैं, उनको करियर के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। हर बार बात पैसे की नहीं होती, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ये तो मानना पड़ेगा कि वो ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, ज़्यादा वहाँ पर अच्छे लोग काम कर रहे हैं जिनको नॉलेज है। कई बार गवर्नमेंट और प्राइवेट मिक्स करके काम कर सकते हैं, PPP का मोड है। तो PM श्री जो प्रोजेक्ट्स हैं, PM श्री के जो फंड्स आ रहे हैं स्कूलों में, वो करियर काउंसलिंग के लिए उनमें एक बजट रखा गया है। तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए राइट फ्रॉम 8th ऑनवर्ड्स, 8वीं क्लास से, और हर साल उन बच्चों को समझाया जाए साल के 2-3 महीनों में बुला कर कि आपके पास करियर विकल्प क्या क्या है। इससे क्या होगा, राइट टाइम पर उन्हें पता लग जाएगा। उन बच्चों के साथ उन एक्सपर्ट्स को दिन भर के लिए छोड़ा जाए ताकि जो भी क्वेरीज हैं ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन जैसा मर्जी वैसा किया जाए। हम लोग मैं नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ, तो नवोदय विद्यालय में हम जितने भी एल्यूमिनी हैं, हम सबका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। और हमारे नवोदय विद्यालय के बच्चों में आप देखेंगे वो कभी भी करियर के लिए मिसगाइडेड नहीं, क्योंकि उसको इतनी गाइडेंस मिल जाती है। और हम सीनियर्स वहाँ जा जाके 2 रात 3 रात रुकते हैं, उन बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं, उनकी सारी क्वेरीज दूर करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में भी यही मॉडल चलाया जा सकता है, या अन्य स्कूल कॉलेजेस में। जैसे पाथ ने ही निःशुल्क रूप में लगभग नहीं 500 से ज़्यादा सेमिनार्स किए हैं, ओपन वर्कशॉप बच्चों के साथ। मैं ओरछा तक गया हूँ, जो अबूझमाड़ जिसको हम कहते हैं। मैंने देखा वहाँ के बच्चों में भी ये जागरूकता है
कि IAS का फुल फॉर्म क्या है, UPSC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब जाहिर है कि वो बच्चे मतलब ज्ञान के लिए भूखे बैठे हैं, उनको डोज चाहिए, उनको खाना चाहिए ज्ञान का, तो पहुंचाने की ज़रूरत है। ठीक है, सरकार कई बार अपने कामों में व्यस्त रहती है, तो निजी संस्थाओं की मदद ली जाए, NGOs की मदद ली जाए, और हम जैसे लोग तैयार हैं ना काम करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तैयार हैं। तो मुझे लगता है इस मॉडल से हम बच्चों को उस करियर ऑप्शंस तक पहुंचा सकते हैं। सर, आपकी इन बातों में एक प्रश्न आया कि आपने बोला कि जैसे आप ओरछा तक गए हैं, मतलब मुझे लगता है कि ओरछा ऐसा जगह है जो मुख्य धारा से कटा हुआ है एक तरीके से। बिल्कुल। तो ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर है और ऐसा बोलो कि वो बिल्कुल भी हाशिए में चले जा चुके हैं, उनके लिए क्या हम अल्टरनेट ऑप्शन दे सकते हैं? उनका अगर वो पढ़ना चाहे तो हम उनको क्या प्रोत्साहन देंगे उनको? ठीक है, देखिए आज हमारे पास CSR के फंड्स होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, और दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स पैसे खर्च करने तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन तीनों को मिलाने वाला कोई नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर, CSR देने वाला और ज़रूरतमंद बच्चा। तो यहाँ पर हमारी कुछ संस्थाएं हैं, जैसे हमारे पास एक है एक्स नवोदय फाउंडेशन, मैं उदाहरण ले रहा हूँ। तो नवोदय के विद्यार्थी हैं, उन लोगों ने स्टार्ट किया है कि हम नवोदय विद्यालय को रेसिडेंट मानते हैं, 40 बच्चों को एंट्रेंस लेते हैं और CSR का पैसा उसमें लगाते हैं कि इन बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, और वो गरीब बच्चे होते हैं, IIT JEE या फिर किसी और एग्जाम में, और वो बच्चे पास करते हैं क्योंकि पैसा CSR का लग रहा है, गवर्नमेंट को खर्च नहीं करना है, और टीचर को भी पैसा मिल गया तो टीचर भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसी तरह के प्रपोजल्स को हमने सिविल सर्विसेज के लिए भी दिया है। ओरछा में जाकर मैंने उन बच्चों के लिए यही कहा कि इनमें से जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, इनको रायपुर भेजिए, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन इनको रहने के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है, तो सरकार या तो सुविधा दे दे या कॉर्पोरेट ये सुविधा दे दे, हम उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने तैयार हैं। तो मुझे लगता है हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से काम करने तैयार हैं, क्योंकि समाज से हमने लिया है, समाज को लौटाना हमारी जिम्मेदारी है, और ऐसा करने के लिए हर स्कूल का एक एक्स एलुमनाई तैयार बैठा है। मुझे ऐसा लगता है उनको ढूंढने की जरूरत है। जी सर। जी सर, एक बात ये है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते कुछ बच्चे हैं बोलते हैं कि मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, जी, कुछ बोलते हैं मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, जी, कोई CA नहीं बन सकता, कोई बैंकर नहीं बन सकता। ठीक बात है। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या विकल्प सुझा सकते हैं? क्या कोई और रास्ते हैं जो अपने वो करियर बना सके जिसपे? ठीक है, जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस के पीछे बहुत बड़ा काम जो होता है, एक तो कम्युनिकेशन का और दूसरा नॉलेज का। जी। ये दोनों चीज़ की कमी है बच्चे के पास, तो वो घबराता है बात करने में, फिर उसका नॉलेज भी है तो वो बाहर नहीं आता। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर ज़रूरत है कि उसे मार्गदर्शन कौन दे रहा है। मान लो उनके टीचर्स हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको और भी विधाओं में सामने लाएं, उनको और भी चीज़ों का रास्ता दिखाएं। सपोज एक बच्ची का उदाहरण ले रहा हूँ, 4-5 साल से वो नीट की तैयारी करी, फाइनली उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके हार्मोन चेंज हो गए, डिप्रेशन में चली गई, परेशान हो गई, फाइनली किसी ने हमारा रास्ता दिखाया। अब हमारे पास आती हैं डॉक्टर योगिता हुडा हैं, वो अच्छी काउंसलर हैं, तो उनके पास जब वो बच्ची आई तो वो बच्ची पहले रोई काफ़ी देर तक, फिर हमें समझ में आया कि उस बच्ची को तो उस फील्ड में जाना ही नहीं था, मेडिकल उसको करना ही नहीं था, पेरेंट्स के प्रेशर में, पीयर प्रेशर में वो बच्चा परेशान है। तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट चाहिए, और एजुकेशन के काउंसलर आजकल काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है। तो मुझे लगता है कि हर स्कूल में एक प्रोफेशनल काउंसलर होना चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे भवन से एक स्कूल है, तो वहाँ पर डॉक्टर योगिता हुडा एज ए काउंसलर एसोसिएट हैं। ठीक है, पैसे अपनी जगह है कि क्या लेना है नहीं लेना, लेकिन कम से कम बच्चे को सही रास्ता दिखाने वाला कोई होना चाहिए। और जनरली पेरेंट्स की समझ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती कि जहाँ पर उनको एजुकेशन के विकल्प समझना। पेरेंट्स IAS हैं, इवन दो उनके पास भी विकल्प नहीं होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो विशेषज्ञता वाला मामला है वो उसको हैंड ओवर कर दिया जाए, क्योंकि बच्चा ऐसे कोई इंजेक्शन हम उसको नहीं लगा सकते ना कि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया एकदम से। उसे वक्त चाहिए, बातचीत का मौका देना चाहिए, और बच्चे को उसके हाल पर छोड़ के ये पूछा जाए आपको क्या पसंद है, और मुझे लगता है हर पसंद के करियर विकल्प उपलब्ध है। बिल्कुल सर, आपने पेरेंट्स की बात की, तो मैं एकदम शॉर्ट में जानना चाहूँगी पेरेंट्स की क्या भूमिका हो सकती है यहाँ पे? जी, पेरेंट्स अक्सर गलती कहाँ करते हैं कि बच्चे को थोप देते हैं कि बेटा देखो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, आपको डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। अब बच्चा उस माइंडसेट से आगे बढ़ता है कि उसको लगता है कि ये ख्वाब तो पूरा करना है, उसकी इच्छा नहीं फिर भी। जैसे सुसाइड करके कुछ बच्चों ने लिखा कि पापा मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे लेटर जो अखबारों में आए। तो साफ जाहिर है कि पेरेंट्स का दबाव। अब जो न्यू पेरेंटिंग है, एक्चुअली पेरेंटिंग की ट्रेनिंग भी नहीं होती, सच बात तो ये है, पेरेंटिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम तो बहुत छोटे हैं उम्र में, लेकिन उसके बावजूद भी होनी चाहिए। मुद्दा ये है कि यदि पेरेंट्स इस चीज़ को समझ लें कि इस बच्चे के अंदर जो काबिलियत है
वो इसे अच्छा सिंगर बना सकती, वो इसे अच्छा मीडिया कर्मी बना सकती, अच्छा पॉलिटिशियन बना सकती। तो हमें वो देखने की ज़रूरत है। हम सिर्फ ब्रेड एंड बटर तक अटके रहते हैं कि कोई छोटी मोटी नौकरी इसको मिल जाए, तो इसलिए उसका टैलेंट ख़त्म हो जाता है। तो 3 इडियट्स जैसी मूवी ने इस मामले पर मतलब एक तरह से दीपक जलाया है और बाकी आगे आपको और हमको समझना है कि पेरेंट्स को भी हम गाइड कर सकें। जी सर, आप सुसाइड की बात कर रहे थे और बात ये आती है कि तमाम प्रकार के बच्चे हैं जो असफल होते हैं और उसके बाद वो डिप्रेशन में आते हैं, जैसे आपने सुसाइड की बात की। तो इससे उबरने के लिए उनको क्या करना चाहिए, अपने मस्तिष्क को कैसे तैयार रखें? जी, बच्चों के साथ टीचर्स को टाइम बिताना चाहिए, उन्हें थोड़े योग और मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज से गुजारना चाहिए, प्लस उन्हें खुशी का माहौल दिया जाए। एग्जाम्स का तनाव होता है, यदि उनको डांस करना अच्छा लगता है, लेट देम डांस। उन्हें गाना अच्छा लगता है, गाने दीजिए, खुलकर उन्हें एक्सप्रेस करने दिए। क्योंकि प्रॉब्लम यह है ना कि हम किसी सपने का बोझ लेकर इतना दौड़ते हैं कि हम थक के गिर जाते हैं। उन बच्चों को अपना कुछ निकालने का मौका नहीं मिलता, उनकी प्रतिभा कुछ अलग है, हम थोपे हुए हैं कि आप डॉक्टर बनिए। तो मुझे लगता है ऐसे टाइम में यदि बच्चा प्रेशर में है तो टीचर्स और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों के साथ वक्त बिताएं, उन्हें रिलैक्स करें, थोड़े से रोज़ उनके शेड्यूल में बदलाव लाएं, खान पान में थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक हो गया, पसीना आना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। आप देखेंगे कोई बच्चा यदि डिप्रेशन में है, आप उसको धीरे धीरे एक्सरसाइज मोड पे लाइए, पसीना निकलेगा तो मुझे लगता है कि शरीर से नकारात्मक चीज़ें अपने आप बाहर आती हैं। तो योग साधना और मेडिटेशन ये हेल्पफुल होता है, और जिस भी इष्ट देव को मानता हो बच्चा, वो उसको एक मान के सामने वो रखे, ध्यान लगाए कि हाँ मेरे लिए कोई है सपोर्ट, सकारात्मक ऊर्जा से रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बात यह आती है कि जहाँ एक कंपटीशन की लड़ाई काफ़ी लंबी है जी, इसमें सर एक विकल्प हमारा जो आता है रिसोर्सेस का जी, जो रिसोर्सेस है उसने मार्केट ने पूरा मैनिपुलेट करके रखा हुआ है कि ये पढ़े, बच्चे कंफ्यूज है कि हमको कौन सा रिसोर्सेज यूज़ करना है। जी, तो एक अच्छे रिसोर्सेज का चयन कैसे किया जा सकता है? हाँ, ये बढ़िया सवाल है, क्योंकि अब कोविड के बाद रिसोर्स का भंडार हो गया है। बिल्कुल सर। बच्चा राइट और रॉन्ग में अंतर नहीं समझ पाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे कोई समझाए कि राइट एंड रॉन्ग क्या है। इसमें फिर से टीचर और बच्चा खुद भी सक्षम है पता लगाने में, उसे किसी अथॉन्टिक सोर्स पर जाना ही पड़ेगा। और इसमें सबसे बढ़िया जो साधन है वो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की किताबें, क्योंकि हमारे देश के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में एनसीईआरटी की भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो एनसीईआरटी को बेस बनाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से हम सही मटेरियल की तलाश करें, और इसमें कोशिश करें कि जो टीचर्स हैं उनसे मार्गदर्शन लें, वो सही गाइड करेंगे कि ये मटेरियल राइट है, ये रॉन्ग है। सर, विद्यार्थियों को अब लास्ट में देते हैं हम कि संदेश दे देते हैं जी, क्योंकि सबकी सफलता के मायने अलग होते हैं, आपने सफलताओं को देखा है जी, तो कुछ विद्यार्थियों को आप संदेश देना चाहे कि और भविष्य को वो और उज्जवल कर सके अपना, जी, तो सर प्लीज बताएं। मेरा मानना है कि सभी छात्र, चाहे वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, आईएएस, किसी भी फील्ड में, या फिर आपको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है, किसी भी फील्ड में आपको जाना है, तो सबसे पहली शर्त है कि आप या तो उस सपने को जी रहे हों, और यदि वो सपना देख रहे हैं तो उसको पूरा कैसे करना है उसकी एक योजना बना लें कि इसमें आवश्यकता क्या है, रणनीति बना लें और किसी विशेषज्ञ से मिलिए। इसके बाद आप आगे बढ़िए कि उसकी तैयारी में जूझना है, और एक टाइम पर एक ही सपने को पहले पूरा करना है। ऐसा नहीं कि मैं पटवारी भी बन जाऊं और आईएएस भी बन जाऊं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, दोनों की डिमांड अलग अलग। तो एक टाइम पर एक एग्ज़ाम की तैयारी करें और इसके साथ पूरी ताकत से उसमें लग जाएं। दूसरा कि जब मान लो ऐसा होता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाने के बाद भी कुछ हल नहीं हो रहा है, देन हम किसी विकल्प के बारे में सोचें। डे 1 से विकल्प लेने पर बहुत चैलेंज आता है। इसके अलावा मेरा मानना है कि घर से बाहर निकलिए। आप निकलेंगे तो आपके पास विकल्प हैं, और थोड़ा सा गूगल कीजिए, सही चीज़ों को तलाशिए, मुझे लगता है सब कुछ उपलब्ध है। और ना हो तो किसी भी एक्सपर्ट से आप मिल सकते हैं। फिलहाल मैं अपना उदाहरण ले सकता हूं कि जब भी किसी बच्चे को हेल्प की ज़रूरत होगी तो आपके माध्यम से हम ज़रूर उनकी हेल्प करना चाहेंगे, और यही मेरा संदेश जी। तो दर्शकों, ये थी आज की चर्चा का मुख्य विषय, और इन विषयों में बात ये थी कि कोई भी सफलता के रास्ते में कुछ भी बेड़ियाँ नहीं है, सभी कर सकते हैं आप। और इसके लिए बस यही कहूँगा मैं कि सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा ऑफर भी दिया बच्चों को, और आप हमारे स्टूडियो में आए। इसी में लेते हैं हम लोग सर, फिर से हम एक अगले कड़ी में मिलते हैं। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।